नमस्कार दोस्तों, अभिनव क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री। पढ़ेंगे आज अपन भारतीय इतिहास। इंडियन हिस्ट्री का, भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे। लेकिन अध्ययन में चलने से पहले कुछ इतिहास का बेसिक स्ट्रक्चर नॉलेज जरूरी है कि इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, इतिहास शब्द का अर्थ क्या होता है, इतिहास की परिभाषा क्या होती है, इसका अपन थोड़ा सा जिक्र करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इतिहास शब्द का अर्थ, कि इतिहास शब्द का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले अपने पास इतिहास देखिए, इतिहास शब्द का अर्थ है ऐसा हुआ होगा। इतिहास शब्द का अर्थ क्या है? ऐसा हुआ होगा। तो सबसे पहले तो इतिहास शब्द का अर्थ आया कि ऐसा हुआ होगा। दूसरी बात आती है इतिहास की परिभाषा, कि इतिहास की क्या परिभाषा हो सकती है। तो इतिहास की परिभाषा होती है अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। इतिहास शब्द का अर्थ ऐसा हुआ होगा। इतिहास की परिभाषा है अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, इतिहास कहलाता है। अब बात यह आती है कि इतिहास को कितने भागों में बांटा जा सकता है। अगली बात है अपने पास कि इतिहास को अपन कितने भागों में बांट सकते हैं। तो इतिहास को सीधे सीधे तौर पर 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 3 पार्ट लेंगे इतिहास के, और 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं देखो भाई। एक तो होता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा पार्ट होता है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। 3 पार्ट लेंगे भाई। इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया? 3 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से होंगे? प्रागैतिहासिक काल होगा, आद्य ऐतिहासिक काल होगा, और तीसरा जो होता है वो ऐतिहासिक काल होगा। तो इतिहास के 3 पार्ट है आपके सामने। अब क्या है कि प्रागैतिहासिक काल से क्या मतलब है, आद्य ऐतिहासिक काल से क्या मतलब है, और ऐतिहासिक काल से क्या मतलब है। तो इसका अध्ययन करते हैं। देखिए,
प्रागैतिहासिक काल वह काल जिसमें किसी प्रकार की कोई लिखित सामग्री नहीं है। प्रागैतिहासिक काल मतलब वह काल जिसमें किसी प्रकार की कोई लिखित सामग्री प्राप्त नहीं होती, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि शायद इस काल में भाषा और लिपि का विकास नहीं रहा होगा। और इस प्रागैतिहासिक काल में आप अध्ययन करते हैं किसका? पाषाण काल का। किसका अध्ययन करेंगे? इसमें पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। और पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यहां से किसी प्रकार की कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं होती है। मानव इस काल में धातु से परिचित नहीं था। मानव के जितने भी औजार हथियार बने हुए थे वो पत्थरों से निर्मित थे भी। और मानव के द्वारा सबसे पहला जो काम में औजार लिया गया था वो था हस्त कुठार। पत्थर से निर्मित थी हस्त कुठार। सबसे पहला जो औजार था वो मानव का औजार था। अगले स्टेप में अपन बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल की। तो आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब इस काल में लिखित सामग्री है लेकिन आज तक उसे कोई पढ़ नहीं पाया। लिखित सामग्री तो है आद्य ऐतिहासिक काल में, लेकिन अभी तक उसको कोई पढ़ नहीं सका भाई। वर्तमान तक यह पढ़ी नहीं गई है। और इस काल में अध्ययन किया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी उसे आप गोमुद्रिका, बुस्ट्रोफेदन, कीलाक्षर, संकेताक्षर के नाम से जानते हैं, जिसका अभी तक कोई अर्थ नहीं निकाला जा सका है। तो आद्य ऐतिहासिक वह काल जिसमें लिखित सामग्री है लेकिन अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है। अंतिम है ऐतिहासिक काल। इसमें लिखित सामग्री है और उसे पढ़ा भी जा सकता है भाई। लिखित सामग्री है और उसे पढ़ भी लिया गया है। जैसे अपन बात करें मौर्य काल में अशोक के बहुत सारे शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के शिलालेखों को खोजने का श्रेय 1750 ईस्वी में टिफेन थेलर को दिया जाता है, जबकि 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो इतिहास के 3 भाग हो गए हैं। प्रागैतिहासिक काल, इतिहास की वह शाखा जिसमें किसी प्रकार की कोई लिखित सामग्री नहीं है। आप अध्ययन करेंगे इसमें पाषाण काल का। दूसरी स्टेप आद्य ऐतिहासिक काल, लिखित सामग्री है लेकिन आज तक उसे कोई पढ़ नहीं पाया है। इसमें आप अध्ययन करते हैं किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। लेकिन यहां एक अपवाद है भी। अपवाद स्वरूप वैदिक सभ्यता को भी आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही रखा जाता है, जबकि वेद संस्कृत भाषा में है, लिखे हुए हैं, लेकिन वेदों को अपौरुष में माना जाता है।
और इसी कारण से वेदों को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है भाई। तीसरी स्टेप ऐतिहासिक काल है, जिसमें लिखित सामग्री भी है और पढ़ा भी जा सकता है। तो तीन चीजें, इतिहास शब्द का अर्थ कि ऐसा हुआ होगा, दूसरा इतिहास की परिभाषा अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, इतिहास की परिभाषा है। तीन भाग इतिहास के हो गए हैं, अर्थात तीन भागों में आप इतिहास को बांट सकते हैं भाई। चलो आगे देखते हैं। अब अगली स्टेप में अपन देखते हैं, देखिए एक तो होता है ईसा पूर्व और एक चलती है आपकी ईस्वी। तो दोनों में अंतर क्या है? ईसा पूर्व किसे कहेंगे, ईस्वी किसे कहेंगे? देखिए ईसा पूर्व, महात्मा ईसा मसीह के जन्म से पहले जो तिथि चलती है उसे कहेंगे ईसा पूर्व। अंग्रेजी में दर्शाए तो बीसी, बिफोर क्राइस्ट। ईस्वी का मतलब है महात्मा ईसा के जन्म के बाद जो तिथि चलती है वो है ईस्वी, और इसे आप एडी भी कह सकते हैं, एनो डोमिनी, और भी बहुत सारे नाम हैं, बिफोर एरा, आफ्टर एरा। दोनों में अंतर यह है कि ईसा पूर्व जो है वो आपकी उल्टी गिनती में चलती है 100 से 0 की ओर, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90 डाउन आएंगे। मतलब ईसा पूर्व आपकी चलेगी कौन से क्रम में? अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में। और ईस्वी जो है वो 0 से 100 की ओर, यानी आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। यह इनमें दोनों में पर्याप्त अंतर है। तो ईसा पूर्व तो हो गई महात्मा ईसा के जन्म के पहले, जो तिथि चलेगी वो ईसा पूर्व होगी, और महात्मा ईसा के जन्म के बाद जो तिथि होगी वो होगी ईस्वी। एक तो ईसा पूर्व अवरोही क्रम में है और ईस्वी आपकी आरोही क्रम में है। ये दोनों में पर्याप्त अंतर है। इसके बाद अपन अगली स्टेप में चर्चा करते हैं। देखिए भारतीय इतिहास में कुछ सम्मत चलते हैं, जैसे पहला सम्मत है अपना विक्रम सम्मत, और इस विक्रम सम्मत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक विक्रमादित्य, गर्दभिल वंश का था, नाम था विक्रमादित्य। इस विक्रमादित्य के द्वारा 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी भाई। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब यह हुआ, जब आपका 57 ईसा पूर्व चल रहा था उस समय आपका प्रथम विक्रम संवत था। दूसरा है
शक संवत। और शक संवत की शुरुआत हुई थी भाई 78 ईस्वी में, और इसकी शुरुआत की थी कुषाण वंश का तीसरा शासक कनिष्क। कुषाण वंश के तीसरे शासक कनिष्क के द्वारा शक संवत की शुरुआत हुई। और शक संवत कब चला भाई? 78 ईस्वी में चला था। तो ध्यान रखेंगे विक्रम संवत की शुरुआत कब हो रही है? 57 ईसा पूर्व में। कौन करेगा? विक्रमादित्य। कहां का था? उज्जैन का। शक संवत चलेगा 78 ईस्वी। कौन चलाएगा? कनिष्क। कौन से वंश का था? कुषाण। अब आगे की बात, यही शक संवत भारत का राष्ट्रीय संवत है। भारत का राष्ट्रीय संवत जो है वो कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय संवत है भाई शक संवत। तो विशेषकर अपन को दो ही देखने हैं। हालांकि 9 मार्च 319 को एक और संवत चला था जिसका नाम था गुप्त संवत। और गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी गुप्त वंश के तीसरे शासक चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। चंद्रगुप्त प्रथम ने 9 मार्च 319 को एक नया संवत चलाया था जिसे अपन गुप्त संवत बोलते हैं। 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी और 1582 ईस्वी में अकबर ने इलाही संवत जारी किया था। तो यह कुछ संवत है। अब बात क्वेश्चन यहां से कैसे बनेंगे इसकी चर्चा करते हैं। तो एक तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि विक्रम संवत कब चला? बोले जी भाई 57 ईसा पूर्व में चला। दूसरा पूछ लिया जाता है कि विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? विक्रमादित्य ने की थी। शक संवत कब चला जी? 78 ईस्वी में चला। किसने चलाया? कनिष्क ने चलाया। तो भारत का राष्ट्रीय संवत कौन सा होगा? बोले शक संवत होगा। अब बात आती है, देखो इनको देख एक बार यहां से बनने वाला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बनता है विक्रम संवत बड़े काम के हैं। एक बार देखना अच्छे से और समझने का प्रयास करना। विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? पहली बात है भाई देखो, विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? आंकड़े दोनों आपके सामने रखे हुए हैं। आंकड़े दोनों रखे हुए हैं कि शक संवत और विक्रम संवत में कितने वर्षों का अंतर आ रहा है। तो भाई शक संवत और विक्रम संवत में 57 प्लस 78 बराबर 135 वर्षों का अंतर होता है। पहला ही क्वेश्चन है कि शक संवत और विक्रम संवत में कितने वर्षों का अंतर होगा। तो शक संवत और विक्रम संवत में अंतर कितने वर्षों का है? 135 वर्षों का अंतर है। अब आप ध्यान दें एक बार, शक संवत से 135 वर्षों पहले, शक संवत से 135 वर्षों पहले क्या चलता है भाई? विक्रम संवत चलता है। और विक्रम संवत के 135 वर्षों बाद क्या चलता है? शक संवत चलता है। अब आगे के स्टेप में देखना, अगर कोई आपसे पूछे, तो आज की बात करें कि आज वर्तमान में आपका कौन सा विक्रम संवत चल रहा है, तो आज वर्तमान में आपका विक्रम संवत चल रहा है भाई 2079। विक्रम संवत क्या है आज का? 2079 चल रहा है। क्वेश्चन करता आपको विक्रम संवत दे रहा है और शक संवत पूछता है। तो विक्रम संवत देकर अगर शक संवत पूछता है तो कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, दिए गए आंकड़े में 135 घटा दीजिए तो शक संवत निकल जाएगा। फिर तो दिए गए आंकड़े में 135 घटाएंगे
फिर सुनना, ध्यान से सुनना। विक्रम सम्मत देकर शक सम्मत पूछने पर दिए गए आंकड़े में 135 घटाएंगे। तो 135 घटाते ही देखिए क्या आ जाएगा, 1944। तो आज का शक सम्मत क्या निकल के आएगा, 1944। अब मैंने तो आपको 2079 बताया है, हो सकता है प्रश्नकर्ता 1000 वर्ष पहले का दे दे, 1000 वर्ष आगे का पूछ ले। दिए गए आंकड़े में 135 घटा देने हैं। अगला इसका ठीक उल्टा होगा, शक सम्मत देता है और भाई विक्रम सम्मत पूछता है। तो शक सम्मत देकर विक्रम सम्मत पूछने पर दिए गए आंकड़े में 135 जोड़ दीजिए, अपने आप आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1944 में आप 135 जोड़ दीजिए, वही आपका 2079 वापिस आ जाएगा। अब अगली बात है, विक्रम सम्मत और ईस्वी में 57 वर्षों का अंतर होता है। विक्रम सम्मत और ईस्वी में कितने वर्षों का अंतर है, 57 वर्षों का अंतर है। तो ईस्वी से 57 वर्षों पहले विक्रम सम्मत चला और विक्रम सम्मत के 57 वर्षों बाद ईस्वी चली। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने 2079 विक्रम सम्मत की बात की थी। तो अगला विक्रम सम्मत दे रहा है, ईस्वी बनवा रहा है। तो भाई दिए गए आंकड़े में 57 निकाल दीजिए, और दिए गए आंकड़े में 57 निकालते ही क्या आ जाएगा, 2022 आ जाएगा। तब तो आपका सही है, नहीं फिर गलत हो गया। ऐसे ही करके ईस्वी देता है, विक्रम सम्मत पूछता है, तो दिए गए आंकड़े में 57 जोड़ दीजिए। क्वेश्चन पूछा भी गया था एक बार कि राजस्थान में छप्पनिया अकाल विक्रम सम्मत 1956 में पड़ा, तो ईस्वी क्या होगी। तो 1956 में से 57 घटा दीजिए, 1899 उत्तर आएगा भाई। अब ईस्वी और शक सम्मत में 78 वर्षों का अंतर है। ईस्वी से 78 वर्षों बाद शक सम्मत चला और शक सम्मत से 78 वर्षों पहले ईस्वी चली। अब कोई ईस्वी देता है आपको, जैसे ईस्वी दे दिया आज 2022 और इसको बनवा रहा है क्या, शक सम्मत। तो ईस्वी देकर शक सम्मत पूछने पर दिए गए आंकड़े में 78 घटा दीजिए। घटा के देख लो, अगर 1944 आता है तो हम अपना जवाब सही है, अगर 1944 नहीं आता तो फिर अपना मामला गड़बड़ हो गया भाई। तो घटा दीजिए, 1944 आ रहा है भाई। और शक सम्मत देकर अगर आपको ईस्वी पूछता है तो दिए गए आंकड़े में आप क्या करेंगे, वही जितने निकाले थे 78 वापिस जोड़ देंगे। इस तरह से सम्मत, विक्रम सम्मत और शक सम्मत, और फिर इनसे विक्रम सम्मत से शक सम्मत कैसे बने, शक सम्मत से विक्रम सम्मत कैसे बने, विक्रम सम्मत से ईस्वी कैसे बनेगी, ईस्वी से विक्रम सम्मत कैसे बनेगी, ईस्वी से शक सम्मत कैसे बनेगा, शक सम्मत से ईस्वी कैसे बनेगी, यह नियम अपन ने देखे हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।